द डिबेट में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, वही कानून धीरे धीरे उसे भीतर से खत्म करने के सबसे बड़े हथियार बन जाए। बिल्कुल। या फिर मतलब इसे ऐसे सोचिए, अगर हम आज़ादी को बचाने के नाम पर सुरक्षा के इतने कड़े पहरे लगा दें कि आज़ादी खुद उस पहरेदारी के बोझ तले दम तोड़ दे, तो क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं? और यही वो बारीक और कह सकते हैं कि बेहद सेंसिटिव रेखा है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। सही बात है। आज का विषय है भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अकादमिक स्वायत्तता और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का संतुलन। हम इस पूरी चर्चा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 वीडेम की अकादमिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, हाँ, और 2025 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के आधार पर भी। बिल्कुल, और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के कुछ बहुत ही ऐतिहासिक फैसलों की कसौटी पर भी कसेंगे। तो आज का हमारा मुख्य सवाल दरअसल ये है कि क्या राज्य द्वारा लगाए गए जो उचित प्रतिबंध हैं, मतलब जिन्हें हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, और राजद्रोह जैसे कानून, क्या वो वास्तव में हमारी संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी हैं? या फिर क्या वे अब असहमति, प्रेस और एकेडमिक आज़ादी को कुचलने का एक ऐसा टूल बन गए हैं जिसे सत्ता अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही है? देखिए, इस पर मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत जैसी विशाल और इतनी विविधतापूर्ण डेमोग्राफी में शांति और अखंडता बनाए रखने के लिए यह संवैधानिक रूपरेखा नितांत आवश्यक है। अच्छा। हाँ, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक प्रेशर कुकर की तरह समझ सकते हैं। ठीक है। कुकर के अंदर जो भाप बन रही है वो हमारी अभिव्यक्ति है, लेकिन उस कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व का होना भी तो उतना ही जरूरी है ना, जिसे हम उचित प्रतिबंध कहते हैं। अगर वो वॉल्व नहीं होगा तो पूरा सिस्टम एक अराजक धमाके के साथ फट जाएगा। मैं आपके इस प्रेशर कुकर वाली बात से सहमत हूं, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूं। बताइए। मेरा तर्क ये है कि आज उस सेफ्टी वाल्व को वेल्डिंग करके पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वेल्डिंग करके? बिल्कुल। इन प्रतिबंधों का जो मौजूदा स्वरूप है और उनका जिस तरह से मनमाना प्रयोग हो रहा है, वो जानबूझकर एक भय का माहौल पैदा कर रहा है, जिसे हम कानूनी भाषा में चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। जब वाल्व हमेशा के लिए बंद होता है तो सिस्टम को फटने से कोई नहीं रोक सकता, और मेरे हिसाब से यही हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ हो रहा है। चलिए, इस चिलिंग इफेक्ट और सेफ्टी वाल्व के तर्क को सीधा कानूनी जमीन पर उतारते हैं। जब 1948 में हमारी संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार किया तो उन्होंने अनुच्छेद 19(1) के तहत हमें भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी दी। हाँ, बिल्कुल दी। लेकिन उसी सांस में उन्होंने 19(2) से 19(6) के तहत ये उचित प्रतिबंध भी जोड़ दिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे जानते थे कि पूर्ण और अनियंत्रित आज़ादी जैसी कोई चीज़ दुनिया में वजूद नहीं रखती। अगर आप भड़काऊ भाषण देकर दंगा करवा सकते हैं तो राज्य मूक दर्शक बनकर तो नहीं खड़ा रह सकता ना। देखिए, मुझे लगता है कि हम यहाँ सिद्धांत और जमीनी हकीकत को आपस में मिला रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने जो सोचा था और आज जो थानों में या अदालतों में हो रहा है, उसके बीच एक बहुत गहरी खाई है। कैसे? अदालतों ने तो हमेशा एक लक्ष्मण रेखा तय की है। उदाहरण के लिए आप 1962 का केदारनाथ सिंह मामला ही ले लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि राजद्रोह यानी धारा 124(a) का इस्तेमाल आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब सरकार की आलोचना से आगे बढ़कर हिंसा भड़काने या सार्वजनिक व्यवस्था को तोड़ने का कोई सीधा प्रयास हो। यानी सिर्फ कुछ बोल देने भर से आप पर राजद्रोह नहीं लग सकता। पर रुकिए, मुझे यहीं पर आपको टोकना होगा। आप कह रही हैं, मेरा मतलब है आप कह रहे हैं कि केदारनाथ सिंह मामले के बाद राजद्रोह का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब हिंसा भड़के। कानूनी तौर पे तो यही है। कानूनी तौर पर, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? मैं आपको समझाती हूँ कि इस कानून का हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है। मान लीजिए किसी स्थानीय पत्रकार ने किसी नेता के भ्रष्टाचार पर एक तीखा ट्वीट कर दिया। पुलिस क्या करती है? वो सीधे उस पर 124(a) लगा देती है। पुलिस को भी पता है और उस नेता को भी पता है कि अदालत में ये मामला टिकेगा नहीं। हाँ, क्योंकि केदारनाथ सिंह का फैसला है। बिल्कुल, लेकिन उन्हें अदालत में जीतना ही नहीं है। मतलब आपका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ परेशान करना है? एकदम सही। इसी को कहते हैं प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, या प्रोसेस इज द पनिशमेंट। पहले गिरफ्तारी होती है, फिर जमानत मिलने में महीनों या कभी-कभी सालों लग जाते हैं।
वकीलों की भारी भरकम फीस चुकाते चुकाते उस पत्रकार का घर बिक जाता है। जब तक अदालत केदारनाथ सिंह मामले का हवाला देकर उसे बाइज्जत बरी करती है, तब तक उसकी जिंदगी और उसका करियर तबाह हो चुका होता है। मैं समझ रहा हूँ आपका पॉइंट। और यही है वो चिलिंग इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ। उस एक पत्रकार को तो छोड़िए, उसे देखकर बाकी के 100 पत्रकार भी डर के मारे लिखना बंद कर देते हैं। और तो और जो 279वीं विधि आयोग की रिपोर्ट आई, हाँ, लॉ कमीशन की रिपोर्ट, उसने इस राजद्रोह कानून को खत्म करने के बजाय उसकी सजा को 3 साल से बढ़ाकर उम्र कैद तक करने की सिफारिश कर दी। क्या ये राज्य की दमनकारी नियत का सीधा सबूत नहीं है? देखिए, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि निचले स्तर पर पुलिस द्वारा कानूनों का दुरुपयोग होता है, ये एक सच्चाई है। लेकिन आपको न्यायपालिका की उस मजबूत भूमिका को भी देखना होगा जो सिस्टम को सेल्फ करेक्ट या सुधारने का काम करती है। किस तरह का सेल्फ करेक्शन? मुझे तो बहुत कम दिखता है। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ का 2015 का ऐतिहासिक फैसला याद कीजिए। आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत पुलिस इसी तरह लोगों को फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार कर रही थी, है ना? सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने उस पूरी धारा को ही असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर दिया। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैसला था। क्यों रद्द किया? क्योंकि अदालत ने समझाया कि उस कानून में घोर अपमानजनक यानी ग्रॉसली ऑफेंसिव जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। अब जो बात आपके लिए अपमानजनक है, हो सकता है वो मेरे लिए एक साधारण सा मजाक हो। ये जो अस्पष्टता थी, ये राज्य को मनमानी करने की छूट देती थी। बिल्कुल देती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से किसी विचार की वकालत करने और हिंसा भड़काने के बीच एक लकीर खींच दी। ये दिखाता है कि न्यायपालिका सो नहीं रही है। मैं मानती हूं कि श्रेया सिंघल का फैसला यकीनन एक मील का पत्थर था, लेकिन क्या आपको पता है कि धारा 66A के रद्द होने के 5-6 साल बाद भी पुलिस लोगों को उसी मृत कानून के तहत गिरफ्तार कर रही थी? हाँ, कुछ मामले सामने आए थे। कुछ नहीं, बहुत सारे। जो कानून वजूद में ही नहीं था, उसके तहत FIR दर्ज हो रही थी। और जहां तक न्यायपालिका की बात है, उनका हस्तक्षेप अक्सर बहुत देर से होता है। UAPA जैसे कड़े कानूनों को ही देख लीजिए। उनमें जमानत के प्रावधान इतने सख्त हैं कि निर्दोष साबित होने तक अपराधी ना मानना वाला जो बुनियादी सिद्धांत है, वो पूरी तरह से पलट गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद राजद्रोह कानून की संवैधानिकता के मामले को अब एक बड़ी बेंच के पास भेजा है। वे इस बात की समीक्षा कर रहे हैं कि 1962 के बाद से हमारे मौलिक अधिकारों के न्यायशास्त्र में जो बदलाव आए हैं, हाँ, जैसे कि अनुच्छेद 14 और 21 के तहत आनुपातिकता का सिद्धांत, मतलब अपराध और सजा के बीच एक तार्किक अनुपात होना चाहिए, क्या उसके पैमाने पर राजद्रोह आज खरा उतरता है? तो कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसमें बदलाव होते हैं। उम्मीद तो यही है। लेकिन खैर, चलिए अगर हम इस पुलिस और अदालत की बहस से थोड़ा पीछे हटें, तो इस पूरे कानूनी ढांचे और चिलिंग इफेक्ट का असर सबसे पहले समाज के उस हिस्से पर पड़ता है जहां से नए विचार पैदा होते हैं। आप विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं? जी। और सच कहूं तो आज विश्वविद्यालयों पर जो संस्थागत हमला हो रहा है, वो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। कैसे? क्योंकि अगर अदालतें न्याय का आखिरी दरवाजा हैं, तो विश्वविद्यालय आजाद सोच का पहला पालना है। आपने वीडेम इंडेक्स का जिक्र किया था ना? हाँ, वीडेम की अकादमिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, जिसे आपने भी अपनी स्थिति के समर्थन में रखा था। जी, और वो डेटा कोई सामान्य गिरावट नहीं दिखाता है। वीडेम इंडेक्स के अनुसार भारत में अकादमिक स्वतंत्रता अपनी आज़ादी के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसकी एक साफ कार्य प्रणाली है। नंदिनी सुंदर और गौहर फाजली की रिपोर्ट इस बात का बहुत विस्तार से दस्तावेजीकरण करती है कि कैसे JNU और BHU जैसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अंदर से खोखला किया जा रहा है। खोखला करने से आपका क्या तात्पर्य है? नियुक्तियों को लेकर जो अक्सर विवाद होते हैं, उनकी बात कर रही हैं आप? सिर्फ नियुक्तियां नहीं, बल्कि ये कि वे नियुक्तियां कैसे हो रही हैं। अच्छा। देखिए, जब कुलपतियों और डीन के पदों पर ऐसे लोगों को बैठाया जाता है जिनका अपना कोई ठोस पीयर रिव्यूड पब्लिकेशन तक नहीं होता, लेकिन उनकी राजनीतिक विचारधारा सत्ता से पूरी तरह मेल खाती है, तो पूरा का पूरा अकादमिक माहौल ही बदल जाता है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद या ICHR का क्या हाल है? हाँ, वहां भी विवाद रहे हैं। जब राम गुहा जैसे विश्व स्तर पर सम्मानित इतिहासकार को अहमदाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाने से रोक दिया जाता है,
सिर्फ इसलिए क्योंकि एक राजनीतिक छात्र संगठन विरोध कर रहा है, तो वह शिक्षा नहीं है। ये सीधे सीधे एक विचारधारा का थोपा जाना है। देखिए, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अकादमिक मेरिट से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020, वो भी इसी स्वायत्ता और मेरिट की बात करती है। लेकिन हमें विश्वविद्यालय की स्वायत्ता और देश के कानून के बीच के फर्क को समझना होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कि विश्वविद्यालय कोई अलग संप्रभु राष्ट्र तो नहीं है ना, कि वहां कुछ भी करने की छूट हो। नहीं, वो तो नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19(3) शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार देता है, लेकिन इस पर भी सार्वजनिक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर का उचित प्रतिबंध लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद हिम्मतलाल के शाह मामले में स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक सभाओं को नियम कानून के दायरे में रखा जा सकता है। तो जब परिसरों में ऐसे सेमिनार होते हैं जहां खुलेआम हिंसा का महिमामंडन होता है या टुकड़े टुकड़े जैसे नैरेटिव सेट करके देश को तोड़ने की बात होती है, तो क्या प्रशासन या राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? अकादमिक आज़ादी का मतलब अलगाववाद को बढ़ावा देना तो नहीं हो सकता? देखिए, टुकड़े टुकड़े जैसे शब्द तो खुद एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं। आप ऐसा मानती हैं? बिल्कुल, जिनका इस्तेमाल हर उस आवाज को दबाने के लिए किया गया है जो व्यवस्था से असहमत हैं। आप सार्वजनिक व्यवस्था की बात करते हैं, जरा इसका जमीनी असर देखिए। रोहित वेमुला का मामला आपको याद है? हाँ, वो एक बहुत दुखद घटना थी। एक दलित छात्र जिसने सिर्फ अपनी पहचान और छात्रों के अधिकारों की बात की, उसे संस्थागत रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि व्यवस्था ने उसे आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। क्या वो सार्वजनिक व्यवस्था थी? देखिए, वो एक बहुत ही जटिल मामला था, और जब ABVP के दबाव में आकर रातों रात फिल्म स्क्रीनिंग या अकादमिक सेमिनार रद्द कर दिए जाते हैं, तो क्या वो शांति बनाए रखना है? नहीं। तो फिर वो क्या है? वो असल में बहुसंख्यक भीड़ के वीटो, जिसे हम मॉब वीटो कहते हैं, उसे संस्थागत रूप देना है। एक छात्र या रिसर्चर को अब पहले से पता होता है कि अगर उसने कोई विवादास्पद विषय चुना तो उसे फंड नहीं मिलेगा या फिर उसे सीधे कैंपस से निकाल दिया जाएगा। पर प्रशासन के लिए भी तो ये एक दोधारी तलवार होती है ना। उन्हें कैंपस में सभी छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई का माहौल भी तो सुनिश्चित करना होता है। अगर पढ़ाई का माहौल ही सुनिश्चित करना है तो चलिए कश्मीर का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, नामुमकिन है। तो 2019 के बाद कश्मीर में जो इंटरनेट शटडाउन हुआ, उसने वहां के छात्रों की पूरी पीढ़ी को अकादमिक रूप से पंगु बना दिया। अनुराधा घसीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि इंटरनेट का उपयोग अभिव्यक्ति और व्यापार के लिए एक संवैधानिक अधिकार है। हाँ, कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट पर अनिश्चित काल के लिए पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने कहा, लेकिन असल में हुआ क्या? क्या हुआ? महीनों तक केवल 2G स्पीड दी गई। अब आप ही बताइए, 2G स्पीड पर आप कौन सा रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकते हैं? वहां का पूरा अकादमिक जीवन एक भयानक सेल्फ सेंसरशिप के साए में चला गया। कानून और व्यवस्था के नाम पर आपने एक पूरी पीढ़ी के सोचने और पढ़ने के साधन ही छीन लिए। देखिए, कश्मीर की स्थिति को आप JNU या BHU से नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं? क्योंकि कश्मीर एक असाधारण स्थिति थी, और असाधारण स्थितियों में राज्य को असाधारण कदम उठाने ही पड़ते हैं। सीमा पार से लगातार जो आतंकवाद और दुष्प्रचार का नेटवर्क चल रहा था, उसे तोड़ने के लिए संचार माध्यमों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाना वो राष्ट्रीय सुरक्षा की सीधी मांग थी। अदालत ने भी इस बात को माना कि आपको नागरिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाना ही होगा। लेकिन खैर, अगर हम आपके इसी तर्क को थोड़ा आगे बढ़ाएं, जी, अगर विश्वविद्यालयों में रिसर्च नहीं हो पा रही है, तो विचारों को समाज तक पहुंचाने वाला जो अगला पुल है, यानी हमारा मीडिया, उस पर भी हमें बात करनी होगी, क्योंकि यही सारे प्रतिबंध और कानून वहां भी तो लागू होते हैं। बिल्कुल लागू होते हैं। और जो पैटर्न हम कैंपसों में देख रहे हैं, यानी डर पैदा करना, आर्थिक या प्रशासनिक दबाव डालना, वही हूबहू डिजिटल स्पेस और मीडिया में दोहराया जा रहा है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि और भी ज्यादा आक्रामक तरीके से। लेकिन यहाँ पे फिर से अदालतें एक बहुत मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। क्या आपने मीडिया वन चैनल का मामला करीब से देखा है? हाँ, देखा है। ये बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण मामला है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इस न्यूज चैनल का प्रसारण लाइसेंस रद्द कर दिया था, और फिर सरकार ने कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफे में यानी सील्ड कवर में सबूत पेश किए कि देखिए, ये चैनल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
जी, और ये सील बंद लिफाफे का जो चलन है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। और यही सबसे खतरनाक बात थी, बिल्कुल। क्योंकि अगर सबूत एक लिफाफे में बंद हैं, जिसे सिर्फ जज देख सकता है, तो आप अपने बचाव में कुछ कह ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं कि आप पर असल में आरोप क्या है। सही बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का हवा में नाम ले लेना राज्य को प्रेस की आजादी छीनने का लाइसेंस नहीं दे देता। कोर्ट ने इस सीलबंद लिफाफे के न्यायशास्त्र को पूरी तरह अमान्य कर दिया। ये कोई छोटी जीत नहीं है। ये दिखाता है कि राज्य मनमाने ढंग से मीडिया का गला नहीं घोट सकता। देखिए, मैं मानती हूँ कि मीडिया वन का फैसला कानूनी रूप से एक बेहतरीन नज़ीर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं फिर से उसी मैकेनिज्म या कार्यप्रणाली पर आऊंगी। अदालत का फैसला आने तक जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? मीडिया वन को न्याय जरूर मिला, लेकिन तब तक उनका चैनल स्क्रीन से गायब रहा ना। हाँ, वो तो है। उनके पत्रकारों की नौकरियां अधर में लटकी रहीं। और हाल ही में जो न्यूज़ क्लिक का मामला हुआ, उसे आप क्या कहेंगे? जहां पुलिस ने कई पत्रकारों के घरों पर छापे मारे थे। हाँ, बिना किसी पूर्व दिशा निर्देश के लगभग 90 पत्रकारों के घरों पर सुबह सुबह छापे मारे गए। पुलिस ने उनके करीब 300 डिजिटल उपकरणों जैसे फोन, लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स को जब्त कर लिया। क्या आप एक पत्रकार के फोन जब्त होने का असल मतलब समझते हैं? उस फोन में उसके सोर्स यानी सूत्रों की बेहद गोपनीय जानकारी होती है। जिन लोगों ने सरकार या सिस्टम के अंदर की गड़बड़ियां उस पत्रकार को बताई हैं, उनका नाम उस फोन में होता है। मैं समझ रहा हूं। और इसी को रोकने के लिए फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वो याचिका दायर की है, वो ठीक है, लेकिन आज स्थिति क्या है? जब पुलिस एक बार 300 फोन जब्त कर लेती है तो पूरे देश के पत्रकारों को एक स्पष्ट संदेश चला जाता है कि वो सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, उनके सोर्स डर जाते हैं और बात करना बंद कर देते हैं। खोजी पत्रकारिता वहीं दम तोड़ देती है। आप भले ही 2 साल बाद अदालत से अपने उपकरण वापस ले आएं, लेकिन जो चिलिंग इफेक्ट आना था वो तो आ चुका है ना। आप जर्नलिज्म के पूरे इकोसिस्टम को डरा चुके हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पुलिस द्वारा डिजिटल उपकरणों की मनमानी जब्ती एक बहुत गंभीर समस्या है ना? हाँ, लेकिन यहाँ संविधान के 2 अधिकारों का टकराव हो रहा है। एक है अनुच्छेद 20(3) के तहत आत्म अभिशंसन, यानी खुद के खिलाफ गवाही देने से बचने का अधिकार, और दूसरा है निजता का अधिकार। बिल्कुल। और यही कारण है कि एफएमपी मामले में सुप्रीम कोर्ट अब एक कड़ा कानूनी ढांचा तैयार कर रहा है। वे स्पष्ट दिशा निर्देश बना रहे हैं कि पुलिस किस आधार पर फोन जब्त कर सकती है, डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाएगा और पासवर्ड मांगने के क्या नियम होंगे। देखिए, ये प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इसी तरह काम करती हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन सिर्फ अदालती दिशा निर्देशों का इंतजार करना काफी नहीं है, क्योंकि असली सेंसरशिप अब सिर्फ मुकदमों के जरिए नहीं हो रही है। तो फिर कैसे हो रही है? आप 2025 की विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट देखिए। भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर है। हम नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे अपने पड़ोसियों से भी पीछे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका कारण है मीडिया के स्वामित्व का केंद्रीकरण। आप कॉर्पोरेट ओनरशिप की बात कर रही हैं? बिल्कुल। जब देश के 70 से अधिक बड़े मीडिया आउटलेट्स, जिनकी पहुंच 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक है, वो रिलायंस जैसे 1 या 2 विशाल औद्योगिक घरानों के हाथ में चले जाते हैं, या जब अडानी समूह एनडीटीवी का अधिग्रहण कर लेता है, तो जब ऐसा होता है तो मीडिया की बहुलता यानी प्लूरलिज्म वो खत्म हो जाती है। इसे ही इस रिपोर्ट में गोदी मीडिया का उभार कहा गया है। देखिए, और ये अनुच्छेद 19(1)(a) का सीधा उल्लंघन है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ बोलने का अधिकार नहीं है, बल्कि एक नागरिक के रूप में सही और बहुआयामी सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी है। मैं ये बात मानता हूँ। जब मीडिया का मालिक वो घराना हो जिसे सरकार से करोड़ों के ठेके चाहिए, तो पुलिस या राजद्रोह कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। न्यूज रूम के अंदर संपादक खुद ही अपना सेंसर बन जाता है। वो सरकार के खिलाफ कोई खबर छपने ही नहीं देता। लेकिन देखिए, मीडिया में कॉर्पोरेट निवेश या उसका स्वामित्व कोई नई बात तो नहीं है, और नहीं ये सिर्फ भारत तक सीमित है। नई बात नहीं है, पर अगर हम इतिहास में जाएं तो सकाल पेपर्स
या बेनेट कोलमैन जैसे ऐतिहासिक मामलों में भी ये सवाल उठा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट किया था कि राज्य अखबारों के पन्नों, उनके विज्ञापनों या उनके सर्कुलेशन पर नियंत्रण नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सीधे अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन होगा। आज अगर कोई बड़ा घराना मीडिया चैनल खरीदता है तो वो एक व्यावसायिक निर्णय है। लेकिन उस व्यावसायिक निर्णय का सीधा असर हमारे जनतंत्र की सूचना प्रणाली पर पड़ रहा है ना? पड़ सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आज का दर्शक बहुत समझदार है। अच्छा। हाँ, हम 1980 के दशक के दूरदर्शन वाले युग में तो नहीं जी रहे हैं। आज अगर मुख्यधारा के टीवी चैनलों पर एक ही तरह का नैरेटिव चल रहा है, तो दर्शकों के पास डिजिटल मीडिया, स्वतंत्र न्यूज़ पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल्स और पॉडकास्ट जैसे अनगिनत विकल्प मौजूद हैं। विकल्प तो हैं। और राज ने इन नए माध्यमों को पनपने से नहीं रोका है, बल्कि इंटरनेट और स्मार्टफोन की क्रांति ने तो आवाज़ों का लोकतंत्रीकरण किया है। आज हर व्यक्ति का अपना एक ब्रॉडकास्ट चैनल हो सकता है। लोकतंत्रीकरण तब होता है जब उन स्वतंत्र आवाज़ों को ये डर न हो कि कल उन पर आईटी एक्ट की कोई नई धारा या यूएपीए लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जिस तरह से हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं बस ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कोई भी असीमित या निरंकुश आज़ादी की वकालत नहीं कर रहा है। बिल्कुल, वो तो संभव भी नहीं है। हाँ, लेकिन जब कानून इस तरह से बनाए और लागू किए जाएं कि उनका मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना नहीं बल्कि असहमति को डराना हो जाए, तो वह लोकतंत्र के लिए एक अस्तित्वगत संकट बन जाता है। अकादमिक सोच और स्वतंत्र पत्रकारिता किसी भी स्वस्थ समाज के फेफड़े होते हैं। अगर आप उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर दबा देंगे तो एक दिन उस समाज का दम घुटने लगेगा। मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं और इसका सम्मान भी करता हूं। हम दोनों कम से कम इस बात पर तो पूरी तरह सहमत है कि अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं किसी भी जीवंत लोकतंत्र की आत्मा है। बिल्कुल। मेरी स्थिति बस इतनी है कि राष्ट्र निर्माण की जो जटिलताएं हैं, इतनी विविधता और बाहरी व आंतरिक सुरक्षा के खतरों को देखते हुए एक स्पष्ट और मजबूत कानूनी ढांचा अनिवार्य है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी अदालतें समय समय पर राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाती रही हैं। हाँ, वो हमने देखा। जैसे कि हमने श्रेया सिंघल और मीडिया वन मामलों की कार्यप्रणाली में स्पष्ट रूप से देखा। और मैं इस बात से भी पूरी तरह सहमत हूं कि हमें पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों की जब्ती और जो मनमाने मुकदमे हैं उन्हें रोकने के लिए अधिक स्पष्ट दिशा निर्देशों और मजबूत न्यायिक निगरानी की तत्काल आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। जब तक निचले स्तर पर पुलिस और जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होती, जब तक वो प्रोसेस ही पनिशमेंट वाली व्यवस्था खत्म नहीं होती, तब तक संविधान की किताब में लिखे मौलिक अधिकार जमीन पर अपना असली अर्थ खोते ही रहेंगे। तो आज की हमारी ये चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक आदर्श लोकतंत्र को अपनी सुरक्षा के उपायों और अपने नागरिकों की स्वतंत्र सोच के बीच कैसे संतुलन बनाना चाहिए। सही कहा। अगर राज्य बहुत कमजोर है तो व्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन अगर राज्य इतना मजबूत हो जाए कि वो अपने ही नागरिकों की आवाज से डरने लगे तो वो व्यवस्था अंदर से खोखली हो जाती है। बिल्कुल, आजादी और सुरक्षा दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, एक दूसरे का दुश्मन नहीं। और ये एक ऐसा जटिल विषय है जिस पर हमारे श्रोताओं को खुद सोचना चाहिए। हमने आज जिन ऐतिहासिक मुकदमों, वीडम इंडेक्स और प्रेस रिपोर्ट का जिक्र किया है, उन सब के बारे में उपलब्ध स्रोत सामग्री में विस्तार से बताया गया है। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप उन्हें गहराई से पढ़ें। सिर्फ हेडलाइंस पर ना जाएं, बल्कि ये समझें कि ये कानून कैसे काम करते हैं और अपनी एक स्वतंत्र राय बनाएं। क्योंकि सोचने की और सवाल पूछने की आज़ादी ही असल आज़ादी है। बहुत खूब। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।